इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ जो है इसके अंदर हमने सम कैफियत में ये चीज़ें देखी हैं कि आपकी कंडीशन के अंदर जब आप कोई ऐसी बीमारी देखते हैं कि आपको आईबीडी है, यानी आपको आंतों की सोजिश है। आंतों की सोजिश में क्या होता है कि सम टाइम बंदा जो चीज़ खा रहा होता है या वो चीज़ जो निगल रहा होता है वो कहता है मैं इसको खाता हूँ या मेरे मैदे में जाती है कोई चीज़, तो इसके बाद एक तो फौरी तौर पे पेन शुरू हो जाता है। पेन शुरू होता है और साथ में पेट के अंदर अफार भी होता है, या ऐसी कंडीशन के अंदर पेट जो है वो उसके अंदर पेन के साथ साथ जब स्टूल पास होता है वहाँ पे कुछ ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है या कोई उसके साथ कुछ मवाद निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन होती कैफियत इसी तरह है जिस तरह आईबीएस में होती है। आईबीएस में हमने देखा है कि समटाइम पेशेंट ये कहता है जो खा रहा हूँ वैसे ही पार्टिकल्स बाहर आ रहे हैं और बार बार जो है वो पखाना करने की मुझे कैफियत होती रहती है। आईबीडी में ये होता है कि समटाइम पेन फील होता है, पेन में जब स्टूल पास होता है तो वहाँ पे कुछ पस सेल्स वगैरह बाहर आते हैं और साथ की कंडीशन के मुताबिक कुछ उसमें रेशा आ जाता है, ब्लीडिंग की कैफियत हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में अंदर पेशेंट जब हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होता है तो उसकी ये कैफियत होती है कि सर मुझे जब स्टूल पास होते हैं बार बार स्टूल के कलर चेंज होते हैं, ज़ोर लगता है, पेट में दर्द रहता है या पेट जो है वो अनकम्फर्ट रहता है लेकिन साथ में चूँकि दर्द भी रहता है और कुछ चीज़ें खाते हैं यूटिलाइज प्रॉपर नहीं होती, तो ऐसी कैफियत में मुझे क्या करना चाहिए। अब जब हम पेशेंट का आईबीडी के अंदर जब पेशेंट हमारे सामने होता है तो हमने उसको एग्जामिन करना होता है। एग्जामिन करने के लिए कुछ हमारे ब्लड टेस्ट होते हैं। ब्लड टेस्ट में हम क्या करते हैं कि आंतड़ियों में जब सोजिश हो गई, यानी किसी जगह कोई रुकावट हो गई, स्वेलिंग हो गई, इन्फ्लोमेशन होगी, इन्फ्लोमेटरी डिजीज़ बेसिकली इन्फ्लोमेटरी बाउल डिजीज़ ये बेसिकली होती ही आईबीडी इसलिए है कि आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में या आंतड़ियों में किसी जगह पे कोई स्वेलिंग है, कोई रुकावट पैदा हो रही है और वहाँ पे किसी तरह की इन्फ्लोमेशन हो चुकी है, सोजिश इस तरह की हो चुकी है कि वो आपको अनकम्फर्ट जोन में रखती है या आपको पेन करवा रही है या आपके स्टूल के साथ जो है वो कुछ पार्टिकल्स बाहर आ रहे हैं। अब इस कैफियत में एक तो हमने जब आपके साथ ये इसको लेके चलना होता है तो हमारी ये कैफियत होती है कि हम पेशेंट को ये चीज़ें बताते हैं कि एक तो हम आपके ब्लड इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फिर हम आपका अल्ट्रासाउंड करवाएंगे और साथ में हमें आपका एमआरआई, एक्सरे वगैरह यानी पिक्चर यानी तस्वीर कशी आपकी आंतड़ियों की करनी पड़ेगी ताकि सही तरह से हमें ये पता चल पाए कि आपकी बेसिकली जो कैफियत है इसमें असल इश्यूज़ कहाँ पे आ रहे हैं और फिर हमने उसका ट्रीटमेंट लाइन क्या लेनी है। टेस्टों में जब हम जाएंगे तो हमें एक तो हेपेटाइटिस के सारे टेस्ट करने पड़ेंगे जिसमें हम एलएफटी भी करेंगे, हेपेटाइटिस ए बी सी देख लेंगे, इसकी स्क्रीनिंग करवा लेंगे और साथ में हम आपका आरएफटी भी देखेंगे, सीबीसी करवाएंगे और उसके साथ आपका ईएसआर करवाएंगे। ईएसआर के साथ हम आपका सीआरपी करवाएंगे और सीआरपी जब हम आपके टेस्ट करवा लेंगे तो फिर हमें आपके एक अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आपका एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड होगा पूरे पेट का। इस अल्ट्रासाउंड के और ब्लड टेस्टों के बाद फिर हमें अगर आपकी आंतड़ियों का अंदरूनी मुआयना करना पड़ा तो क्लोनोस्कोपी जो कि आपके रेक्टल रूट के साथ जो बड़े पेशाब वाला रास्ता है वहाँ से एक कैमरा गुजार के आपकी आंतड़ियों की अंदर की कैफियत जो है वहाँ पे देखा जाता है कि स्वेलिंग, रुकावट, अल्सर, इन्फ्लोमेशन, सोजिश जो है वो कहाँ पे है उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। फिर उस हिस्से को या सम टाइम उसकी बायोप्सी भी हमें करनी पड़ती है कि कैमरा डाला कोलोनोस्कोपी के लिए, देखा कि कोई रुकावट ज़्यादा है, इन्फ्लोमेशन ज़्यादा है, स्वेलिंग वहाँ पे या कोई अल्सर बना हुआ है या आंतड़ी जो है वो उसके अंदर उसकी कैफियत या उसका साइज़ या उसकी पिक्चर्स के अंदर उसकी जिस तरह नॉर्मलाइज होना चाहिए वो नहीं है, तो ऐसी कैफियत में हमें जो है वो फिर उसका बायोप्सी टेस्ट भी यानी कुछ टिशू लेके उसको लैब में भेजना पड़ता है कि यहाँ पे कुछ कंडीशन ऐसी तो नहीं है, कोई सेल के अंदर कोई ऐसी इन्फेक्शन तो नहीं चल रहा, तो उसको फिर ट्रीट करने में हम वो देखते हैं। कोलोनोस्कोपी होगी, अल्ट्रासाउंड हो गया, ब्लड टेस्ट हो गए, अब हमें एमआरआई वगैरह भी करनी पड़ जाती है सीवियर कंडीशन के अंदर कि जब आपके इन्फ्लोमेटरी बाउल डिजीज़ बहुत ज़्यादा हैं और कैफियत बार बार बिगड़ रही है और कुछ चीज़ आइडेंटिफाई प्रॉपर नहीं हो रही तो फिर हमें एमआरआई भी करना पड़ता है, यानी आपकी आंतड़ियों की तस्वीर कशी करके वहाँ देखना पड़ता है कि इस गुच्छे के अंदर वो लार्ज इंटेस्टाइन हो या आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन हो, बड़ी आंत हो या छोटी आंत हो, इनके अंदर रुकावट कहाँ पे है, इनके अंदर डैमेजिंग कहाँ पे हुई है, इन्फ्लोमेशन कहाँ पे है, अल्सर कहाँ पे है या टिश्यू जो है वो कहाँ पे या हाइपर सेंसिटिविटी अगर हुई है तो वो क्यों है।
तो इन कैफियत को देखने के लिए हमें आपका MRI, डिजिटल एक्सरे, वो सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। तो फिर जाके आइडेंटिफाई होता है कि अब जो है वो IBD जो हमें पता चल चुका है कि सोजश रुकावट जो है वो कहाँ पे है, तो उसको फिर साथ हम उसके मिलाते हैं। IBS और IBD में फ़र्क जो है वो एक अच्छा क्लिनिशियन, एक अच्छा प्रैक्टिशनर जो आपका डॉक्टर है वो बेहतर अंदाज में कर सकता है। IBS की कैफियत जैसे मैंने आपको बता दी और IBD की कैफियत में बड़ा फ़र्क है, और इसकी आइडेंटिफिकेशन में, टेस्टिंग में, ब्लड इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी फ़र्क है, इसलिए हमें फिर इसके ट्रीटमेंट के अंदर भी फ़र्क है, तो हमें ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। MRI वगैरह एक्सरे करवा के यानी इसकी पिक्चर कशी होगी, हमने सारा कुछ देख लिया। अब हमें यह करना होता है कि इसकी कैफियत के मुताबिक हमें कौन सी ऐसी मेडिसिन जो हमें तजवीज़ करनी होती है कि एक तो IBS और IBD दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं, ये बात भी याद रखिए। कुछ पेशेंट इस कैफियत के साथ भी आते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे सम टाइम ये फीलिंग्स होती है, सम टाइम ये होती है, तो फिर हमें दोनों की कलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन करवानी पड़ती है। एक तो हमें ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि आंतड़ियों की चिड़चिड़ाहट और इन्फ्लोमेटरी बोल डिजीज़, ये दोनों की अगर कनेक्टिविटी है और दोनों की इन्वेस्टिगेशन करके हमें ट्रीटमेंट इसका देना है, तो फिर पेशेंट जो है वो इजी रहता है और रिलैक्स रहता है। अब IBD के अंदर जहाँ पे सोजश है आपकी आंतड़ियों के अंदर और पेट अनकंफर्टेबल है और स्टूल के साथ रंगत चेंज होती है, कभी ब्लड की कैफियत होती है, कभी रेशा टाइप निकलता है, या रुकावट के साथ या ज़ोर लगने से आता है, तो इन कैफियत के साथ हमें IBD जब डायग्नोज हो जाता है, तो अब हम जब इसके ट्रीटमेंट पे जाते हैं तो हमें एंटी इन्फ्लोमेटरी ड्रग देनी पड़ती हैं, यानी कुछ ऐसी दवाइयाँ जो आपकी पेट की सोजश, आंतड़ियों की सोजश को कम करें, वो देनी पड़ती हैं। इसी तरह अगर पेट में कोई दर्द है तो एंटी स्पास्मोडिक देनी पड़ती हैं। अगर सम टाइम कोई नोजिया, वॉमिटिंग है तो उसको रोकने के लिए मेडिकेशन करनी पड़ती है। अगर आपको कुछ बैक्टीरियाज देने हों, प्रोबायोटिक्स देने हों, तो वो देना पड़ता है, और दिमाग और आंतों के दरमियान राब्ते की ख़राबी को ठीक करना पड़ता है। और फिर जब हम चल रहे होते हैं आपकी इन कैफियत के साथ, तो कुछ टाइम हमें एंटीबायोटिक्स भी देनी पड़ती हैं, आपको एंटी इन्फ्लोमेटरी ड्रग देनी पड़ती हैं, और सम टाइम में कुछ पेन किलर्स भी देनी पड़ती हैं जो आपके पेन को भी रिलीव करें और आपकी जो इंटेस्टाइन की ताकत है या आपकी डाइजेशन का जो सिस्टम ख़राब है उसको बेहतर किया जा सके, और एंटीबायोटिक्स दी जा सकें और एंटी इन्फ्लोमेटरी ड्रग दी जा सके, ताकि जो रुकावट है, जो स्वेलिंग है किसी जगह पे, उसको ख़त्म किया जा सके। अब ये मेडिकेशन डिपेंड करता है पेशेंट की कैफियत क्या है, और आपके क्लिनिशियन और आपके प्रैक्टिशनर और कंसल्टेंट ने आपको डायग्नोज करने के बाद ये चीज़ें कितनी देर के लिए लिखी हैं, और आपका कंसल्टेंट और डॉक्टर जो चीज़ें आपको बताता है आपने उसी को फॉलो करना होता है। हमारी ये जो इन्फॉर्मेशन होती है या जो हम वीडियोज़ बनाते हैं, बेसिकली एक जर्नल नॉलेज डेवलप करते हैं, लोगों को बताते हैं कि ये मसाइल हैं। अगर इनमें से कोई भी मसला होता है तो आपने अपने रिलायबल डॉक्टर के पास जाना होता है और जाके अपनी कैफियत बतानी होती है। फिर आपका डॉक्टर जो आपको रिकमेंड करता है कि कितनी देर के लिए कौन सी मेडिसिन कितनी देर के लिए इस्तेमाल करनी है, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होता है, ना कि खुद से सेल्फ मेडिकेशन हमेशा आपके लिए नुकसानदेह होती है। अब होम रेमेडी की अगर हम बात करें कि IBD के अंदर जहाँ पे आपकी आंतड़ियों में सोजिश होगी, या आपको सीरोलॉजी जब हम करवाते हैं आपकी, यानी कुछ गंदम या कुछ ऐसे नशास्ते हैं जिनसे आपको, अगर आपकी आंतड़ियों में कोई एलर्जी हो रही है, तो कोलोनोस्कोपी वगैरह करवा के जब हम चीज़ें डायग्नोज कर लेते हैं, तो फिर हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना होता है। अब खुराक के अंदर हमने क्या देना होता है, आपको हम योगर्ट देते हैं, गोल्डन मिल्क देते हैं, यानी अगर दूध आपने लिया 1 कप बगैर मलाई के, बगैर चीनी के, और उसमें आपने 1 चम्मच हल्दी मिक्स कर ली, डेली बेसिस पे ली, तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी इंटेस्टाइन की स्वेलिंग को कम करती हैं, आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करती हैं, और फिर आपकी गट हेल्थ को बेहतर बनाती हैं। इसी तरह सम कंडीशन में लेमन वाटर भी लोग लेते हैं, और फिर आपको ऐसे फ्रूट्स जो आपकी कैफियत के मुताबिक हों, वो आपका डॉक्टर आपको उसमें एडवाइस करता है, जिसको आपने लेना होता है, और वो फिर कैफियत आपके लिए काफ़ी आसान हो जाती है। मेडिकेशन के साथ साथ होम रेमेडी के तौर पे जैसी चीज़ें ये मैंने बताई, पानी का इंटेक बढ़ाना है, अपनी नींद को बेहतर करना होता है, फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी होती है। फ़िज़िकल एक्टिविटी से मुराद ये है कि आपने 45 to 60 मिनट कंटिन्यू जो है वो आपने मुसलसल पैदल चलने का नाम वॉक है। जब आप वॉक करते हैं तो आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है, फ्रेश ऑक्सीजन से आपकी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है, आपकी इंटेस्टाइन की पावर बढ़ जाती है, और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बेहतर हो जाता है, और हमें कोएंजाइम भी आपको देने पड़ जाते हैं।
और ऐसी कैफियत में जैसे कि मैंने कहा कि योगर्ट आपने लेना है, दालें और सब्जियों का इस्तेमाल करना है, पानी का इंटेक बढ़ा देना है, आप चाटी वाली लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको कोई सिलिक सेरोलॉजी में कोई ऐसी बीमारी आ गई है जिससे यानी आपको वीट एलर्जी है या ग्लूटेन से आपको कुछ एलर्जी है, तो ऐसी चीज़ों को आपने अवॉइड करना होता है और अपने एक डाइटिशियन या कंसल्टेंट के पास जाके तो उससे बेहतर दवाई जो है वो आपने एडवाइस करवानी होती है और डाइट पैटर्न आपने अपना लेना होता है।